डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट। ठीक है, और आज जो हमारा चैप्टर है वो हमारा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम इसमें पढ़ेंगे जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है, जो हमारा आज सबसे पहले का टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक है डी ब्रोगली समीकरण। आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो हमें पढ़ना है डी ब्रोगली समीकरण। मैं यहाँ आपको जो बीएससी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा वो मैं केमिस्ट्री भी आपको यहाँ हिंदी में ही पढ़ाऊंगा। जो बीएससी की जितनी भी आपको केमिस्ट्री की आवश्यकता होगी वो यहाँ सारी की सारी आपको हिंदी में ही पढ़ाई जाएगी। तो अगर आप हिंदी में पढ़ने के इच्छुक हैं, हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं, तो आप मेरे चैनल से केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। मैंने आज से शुरू किया है ये बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक का जो पहला टॉपिक है हमारा डी ब्रोगली समीकरण, ये आज हमें समझना है। तो समझिए मेरे साथ में। और एक मैं आपसे और बात कहना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ अगर आप बीएससी में हैं और बीएससी करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको हिम्मत चाहिए। अगर हिम्मत आपके अंदर नहीं है तो मेरे विचार से आप बीएससी नहीं कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है डी ब्रोगली समीकरण। और आज जो ये वीडियो हम पढ़ रहे हैं ये हमारी वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लिए है। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं और केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं और आपको इंग्लिश में केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है तो आप मेरे चैनल में ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको जितनी भी केमिस्ट्री की वीडियो हैं सब हिंदी लैंग्वेज से ही मिलेंगी, हिंदी लैंग्वेज में ही मिलेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आपको लगातार वीडियो यहाँ मिलते रहेंगे। मैं एक छोटी सी बात और आपसे यहाँ कहना चाह रहा था, अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो ज़रूरत पड़ती है एक हिम्मत की। हम एक ऐसा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमसे भी थोड़ा सा कठिन है। हमारे लक्ष्य से, जिस लक्ष्य को हम भेज सकते हैं वो हमसे थोड़ा सा कठिन है। उसका कारण भी मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम 12th क्लास पास करके आते हैं तो 12th क्लास का जो एग्ज़ाम होता है, जो रिजल्ट आता है या जो मार्किंग होती है वो बीएससी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वहाँ बीएससी की मार्किंग जो होगी, अब जो हम बीएससी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, शायद बीएससी के एग्ज़ाम अब जो होंगे अप्रैल में हो या मई में हो, उनके एग्ज़ाम की जो मार्किंग होती है वो 12वीं की मार्किंग से बिल्कुल एकदम डिफरेंट होती है। और जो हम 12th क्लास में क्वेश्चन पढ़े हैं वे हमने क्वेश्चन पढ़े हैं 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, वे क्वेश्चन हमारे फिनिश हो जाते हैं 1 लाइन में, 2 लाइन में, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज ले जाएगा, 17-18 लाइन हमारी उसमें भर जाएंगी। मगर यहाँ बीएससी में जो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन होता है 7.5 नंबर का, तो दूसरा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। मतलब 10 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें, 10 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, और 4 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 7.5 नंबर के। तो 7.5 नंबर का क्वेश्चन हमारा 12th क्लास में पढ़ा हुआ नहीं होता है। और यहाँ जब स्टूडेंट्स बीएससी में जाते हैं तो सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं, वे ये सोचते हैं कि हमें जो अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे वे क्वेश्चन हम ऐसे ही कर देंगे जैसे कि हम कभी 12th क्लास में कर देते हैं। यहाँ आप 12th क्लास जैसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अगर आप यहाँ भी सेम उसी लैंग्वेज का या उतने ही छोटे छोटे टॉपिक के क्वेश्चन कर देते हो जितने छोटे छोटे टॉपिक के क्वेश्चन आपने कभी 12th क्लास में किए थे। तो आपके मार्क्स तो घटते ही घटते हैं, कई बार नंबर आ जाता है आपके फेल होने का। या ये मान के चलिए कि आप 2 सब्जेक्ट में पास हो गए, फिजिक्स में और मैथ में, और केमिस्ट्री में आपकी बैक लग जाएगी। उस स्थिति से बचने के लिए ज़रूरी होता है कि आप एक ऐसे टीचर से पढ़ें जो टीचर आपको सही से गाइड करें और सही से आपको सही राह दिखाए, आपको पता चले कि क्या लिखना है, कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है। तो मैं आपको आज थोड़ी सी मन की बात यही करना चाह रहा था कि आप थोड़ी सी मेरी बात को समझें। जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जब आप शॉर्ट क्वेश्चन को लिखना शुरू करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपने हाफ पेज का भी कर दिया तो आपको उसमें से 2 नंबर मिल जाएंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन पे ये ध्यान रखने योग्य जो बातें होती हैं ये होती हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का है। थ्योरेटिकल है तो आप उसका थ्योरी में जवाब दीजिए, रिएक्शन का है तो रिएक्शन के साथ में उसकी मैकेनिज्म भी दिखाने की कोशिश कीजिए ताकि आपको 2 नंबर कंप्लीट मिल सके। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स टाइप के आ जाते हैं, तो जो न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं उनमें उनके मात्रक लिखिए, जहाँ उसमें यूनिट की ज़रूरत है उसे लगाइए, तब जाके हमें उसमें से कंप्लीट 2 नंबर मिल पाएंगे। और जब 7.5 नंबर की बात होती है तो 7.5 नंबर में ये मान के चलिए क्वेश्चन पूरा विस्तृत क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के लिए कम से कम हमें 3.5 पेज भरने होंगे।
3.5 पेज का मतलब ये है 7 पेज भरने पड़ेंगे। अगर वन साइडेड चलूँ तो 7 पेज, और अगर दोनों साइड से चलूँ तो 3.5 पेज। 3.5 पेज भरना, और 32 पेज की कॉपी होती है, खड़े 16 पेज, 32 पेज भरना, वो भी 3 घंटे में। अगर मैं आपसे कह दूं कि आप 3 घंटे का समय लीजिए और 32 पेज भरिए, तो मुझे लगता है कि आपको 32 पेज भरने में सुबह से शाम लग जाएगी। मगर वो एग्ज़ाम ही होता है जिसमें एक बच्चा 32 पेज मात्र 2.5 घंटे में, 2.75 घंटे में भर देता है। तो वहाँ आपकी ऊर्जा दूसरे टाइप की होगी। आप में ऊर्जा तो बहुत होगी, मगर वो ऊर्जा आपकी तभी काम कर सकती है जब आपने पूरे साल मेहनत से पढ़ा हो। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, हमारी क्लास ज्वाइन कीजिए, मैं आपको रोज़ पढ़ाऊँगा, रोज़ आपको वीडियो मिलेगी टॉपिक से रिलेटेड। तो अब जो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, कुछ अगर ऐसी बात होगी तो हम दोबारा भी बीच में शेयर करेंगे। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई समस्या आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कीजिए। चलिए अब आज का टॉपिक पढ़ते हैं, डी ब्रोगली समीकरण। अब ये जो डी ब्रोगली समीकरण है, यहाँ हम बात करेंगे 2 वैज्ञानिकों की। ठीक है, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, डी ब्रोगली समीकरण। अब जो डी ब्रोगली समीकरण है, ये वैज्ञानिक का नाम है डी ब्रोगली। इन्होंने अपनी एक समीकरण दी थी, ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं डी ब्रोगली समीकरण। समीकरण दी थी इन्होंने, एक वैज्ञानिक थे आइंस्टीन, आइंस्टीन के आधार पर। ठीक है, आइंस्टीन ने क्या बताया था कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश ऊर्जा के सूक्ष्म बंडलों से मिलकर बना हुआ होता है, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, फोटोन। छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना होता है ऊर्जा के, जिन्हें क्या बोल देते हैं, फोटोन बोल देते हैं। तो आइंस्टीन ने यह बताया था कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश का नेचर 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कण का, और दूसरा होता है तरंग का। तो प्रकाश का 2 प्रकार का नेचर होता है, एक कण का और दूसरा तरंग का। इसी आधार पर डी ब्रोगली ने यह बताया था कि जो सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म कण कौन कौन से, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है, ये सूक्ष्म कण में ही आएंगे। इलेक्ट्रॉन हुआ, या प्रोटॉन है, या प्रोटॉन के साथ में न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के बाद में परमाणु और अणु भी हैं, कि परमाणु हुआ या अणु हुआ। ये सब के सब क्या हैं, सारे के सारे सूक्ष्म कण हैं। इनका नेचर भी किसकी तरह का होता है, प्रकाश की तरह का। मतलब ये भी अपना ड्यूअल नेचर प्रदर्शित करते हैं, दोहरी प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। काहे काहे की, कण की और तरंग की, दोनों की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। और इनके इसी संबंध को समझाने के लिए इन्होंने अपनी एक समीकरण भी दी थी। वो इनकी समीकरण थी लैम्बडा इक्वल टू H/mv, या इसका कुछ चेंज करके लिख देते हैं, लैम्बडा इक्वल टू H/p। यहाँ लैम्बडा जो है वो कण की तरंगदैर्घ्य है, H बराबर प्लांक नियतांक है, P बराबर संवेग है, M बराबर कण का द्रव्यमान है, और V बराबर कण का वेग है। समीकरण दी थी। अगर समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। एक वैज्ञानिक थे आइंस्टीन, इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, किस बेस पे, प्रकाश के ऊपर, सूर्य के प्रकाश के ऊपर। इन्होंने बताया था कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना हुआ होता है, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, फोटोन। और जो प्रकाश का नेचर होता है वो 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का नेचर होता है। एक नेचर होता है कण का, और दूसरा नेचर होता है तरंग का। इनके कुछ समय बाद दूसरे वैज्ञानिक आए, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने बताया कि जो सूक्ष्म कण होते हैं उनका नेचर भी ठीक प्रकाश के जैसा ही होता है, अर्थात वे भी दोहरी प्रकृति रखते हैं, उनका भी ड्यूअल नेचर होता है। सूक्ष्म कण कौन कौन से, सूक्ष्म कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु और अणु, ये भी बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, जिनका व्यवहार होता है बिल्कुल प्रकाश की तरह का। अर्थात ये भी 2 गुण रखते हैं, एक कण का और दूसरा तरंग का। ठीक है, और इन्हीं के लिए इन्होंने एक समीकरण दी, लैम्बडा इक्वल टू H/mv। और m क्या है, कण का द्रव्यमान है, और v क्या है, कण का वेग। द्रव्यमान गुणा वेग किसके बराबर होता है, संवेग के। तो इन्होंने अगली एक समीकरण और लिख दी थी, लैम्बडा इक्वल टू H/p, जहाँ h बराबर है प्लांक नियतांक। चलिए अब हम इनकी समीकरण का निगमन पढ़ते हैं, डी ब्रोगली समीकरण का निगमन। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं, डी ब्रोगली समीकरण की उत्पत्ति। तो यहाँ हम एक समीकरण का प्रयोग करेंगे,
यहाँ हम समीकरण प्रयोग करेंगे आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। ये तो हमारी होगी हेडिंग, ठीक है। चलिए यहाँ हम पहले एक समीकरण ले लेंगे आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। ये मेरे विचार से आपने पढ़ी होगी, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या होती है? आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण ये बराबर होती है E बराबर mc स्क्वायर के, ठीक है। जहाँ E बराबर ऊर्जा है, m बराबर कण का द्रव्यमान है और c बराबर क्या है? प्रकाश का वेग, ठीक है। यहाँ जो m बराबर है वो m बराबर क्या है? द्रव्यमान है, और जो c है वो c बराबर है प्रकाश का वेग, ठीक है। ये समीकरण कभी हमने 9th क्लास में खूब अच्छे तरीके से पढ़ी होगी, आपने भी नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, यहाँ से पढ़ लीजिए। और एक हम इसमें ऊर्जा देखेंगे फोटोन की, ये है हमारी समीकरण 1। अब हम इसमें दूसरी समीकरण लेते हैं, वो हम दूसरी समीकरण लेंगे यहाँ फोटोन की ऊर्जा। अब एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर होता है h न्यू के। कभी आप इसे v समझो, ये v नहीं है, ये न्यू है। न्यू बराबर होती है आवर्ती, ठीक है। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है यहाँ, ये क्या है? आवर्ती है। तो यहाँ h क्या है? h बराबर है प्लांक नियतांक, और जो हमारे पास में यहाँ न्यू है, यहाँ न्यू बराबर क्या है? हमारी ये आवर्ती है। अब हम क्या काम करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे। ये हमारे पास में समीकरण 1 है और ये है हमारे पास में समीकरण 2। तो हम दोनों की दोनों ही E के इक्वल हैं, तो दोनों के इक्वल रख देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब दोनों समीकरण से देखते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। ये आपने खूब अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा। अगर कभी आप 9th में होंगे, 10th में होंगे, मैथ में आपने पढ़ा होगा, अगर कोई दो चीज़ एक के ही इक्वल होती हैं तो दोनों को बराबर रख देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी जो पहली समीकरण ये भी किसके इक्वल है? ई के, और जो दूसरी समीकरण ये भी किसके इक्वल है? ई के। तो दोनों के दोनों ई के बराबर हैं, तो दोनों को इक्वल रख देंगे। तो समीकरण 1 और 2 से तो हमारे पास में यहाँ एक समीकरण बन जाएगी mc स्क्वायर इक्वल टू h न्यू। अब हमें पता है न्यू आवर्ती किसके बराबर होती है? c अपॉन लैम्डा के। c बराबर प्रकाश का वेग है और लैम्डा बराबर क्या है? इसकी तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो इसके बराबर होती है, तो न्यू का मान रख देंगे इस समीकरण में। तो एक समीकरण हमारे पास में यहाँ बन जाती है, जो अब हमारे पास में यहाँ समीकरण थी वो हमारे पास में समीकरण बन जाएगी h इंटू सी अपॉन लैम्डा, और ये इक्वल किसके हो जाएगा? mc स्क्वायर के। तो देखिए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा किससे? c से। यहाँ का बचेगा mc इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। लैम्डा को इधर ले आऊँ और mc को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? साइड चेंज कर देंगे। ये यहाँ भाग में है, लैम्डा भाग में है तो दूसरी साइड में जाएगा, काय में चला जाएगा गुणा में, और mc इधर काय में रहेंगे गुणा में, तो इस दूसरी साइड में काय में आ जाएंगे भाग में। तो यहाँ लैम्डा इक्वल टू किसके हो जाएगा? लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन mc के, ठीक है। यहाँ c क्या है? c है प्रकाश का वेग। c बराबर क्या है? प्रकाश का वेग है। तो मैं c के स्थान पे v रखूँगा। v क्या है? कण का वेग। क्यों रख दूंगा भाई? कण का वेग। इसका कारण आइंस्टीन है, उन्होंने बताया था कि प्रकाश का नेचर दोनों प्रकार का होता है। काहे का? कण का भी और तरंग का भी। अब c प्रकाश का वेग किस अवस्था में है? तरंग वाली अवस्था में है, ठीक है, और ये कण वाली अवस्था में। तो मैं यहाँ रख दूंगा c के स्थान पर v। तो यहाँ आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी। अब m क्या है? द्रव्यमान, और v क्या है? वेग। द्रव्यमान गुणा वेग बराबर संवेग। तो यहाँ एक समीकरण और बन जाएगी, वो समीकरण आ जाएगी हमारी यहाँ लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। ये समीकरण हमारी बन के आ जाएगी। और इस समीकरण में ही हमें ध्यान से ये पढ़ना है कि ये है क्या। m क्या है? कण का वेग। c क्या है? प्रकाश का वेग। h बराबर क्या है? प्लांक नियतांक है। न्यू बराबर आवर्ती है। लैम्डा बराबर तरंग दैर्घ्य है, ठीक है, और v बराबर कण का वेग है। बाकी इसमें और कुछ ऐसा रहा नहीं है। तो ये टॉपिक था हमारा डी ब्रोगली समीकरण की उत्पत्ति। मेरे विचार से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम अपना दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। जो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है वो है हमारा श्रोडिंगर की तरंग समीकरण।
अब जो दूसरा टॉपिक है हमारा, वो हमें दूसरा टॉपिक शुरू करना है। दूसरा टॉपिक है हमारा श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है श्रोडिंगर तरंग समीकरण। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप CCS यूनिवर्सिटी मेरठ से हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्यों? क्योंकि इस बार एग्जाम में भी श्रोडिंगर तरंग समीकरण पूछा जाएगा और हर साल सही ये क्वेश्चन आ जाता है श्रोडिंगर तरंग समीकरण का। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से भी हैं तो भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण। श्रोडिंगर तरंग समीकरण है क्या? श्रोडिंगर वैज्ञानिक का नाम है और ये जो समीकरण उन्होंने दी थी, ये कुछ चीज़ में उन्होंने, कुछ मान में उन्होंने एक संबंध स्थापित किया था। वे मान कौन कौन से थे वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। श्रोडिंगर ने जो अपनी समीकरण दी थी वो दी थी दे ब्रोगली के विचार से आरंभ करते हुए। ठीक है, तो श्रोडिंगर ने जो अपनी समीकरण दी थी वो दे ब्रोगली के विचार से आरंभ करते हुए दी थी। इन्होंने अपनी एक यांत्रिक तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसका गणितीय निरूपण करने के बाद में समीकरण प्राप्त की थी। ठीक है, और वही समीकरण है इनकी श्रोडिंगर तरंग समीकरण। तो ये इनके सिद्धांत की एक गणितीय समीकरण है। ठीक है, इसमें इन्होंने किस किस के बीच में संबंध दिखाया था? इसमें संबंध दिखाया हुआ था कण की संहति, मतलब कण के द्रव्यमान में m में, और उसकी कुल ऊर्जा E में, उसकी स्थितिज ऊर्जा V में, प्लांक स्थिरांक h में, और उसकी तरंग फलन साई में। ठीक है, तो चलिए समीकरण को शुरू करते हैं। समीकरण हम शुरू करेंगे यहाँ से। सबसे शुरू में हम इसमें साई इक्वल टू लेंगे। साई क्या है? तरंग फलन है। और साई किसके इक्वल होता है? साइन। साई इक्वल होता है a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा ये हमने समीकरण ली है। ये है हमारी समीकरण 1। समीकरण बताता हूँ ये समीकरण हमने क्यों लिया। हमारे पास में कुल कितने अक्ष होते हैं? जब हमने कभी पढ़ा होगा तो हमारे पास में कुल अक्षों की संख्या होती है 3। एक अक्ष होता है x, दूसरा अक्ष हमारे पास में होता है y, ये हमारा y अक्ष है, और जो तीसरा अक्ष हमारे पास में होता है वो हमारे पास में होता है z। तो जो हमारे पास में तीसरा अक्ष है वो कौन सा है? z। अब मान लीजिए जो कण गतिशील अवस्था में है, कण गति कर रहा है, वो कौन से अक्ष पर गति कर रहा है? वो गति कर रहा है x अक्ष पे। ठीक है, इस वाले अक्ष पर गति कर रहा है। ठीक है, यहाँ तो ये हम इसमें दिखा देंगे करके, इस वाले अक्ष पे। तो समीकरण भी उसी अक्ष के लिए लेंगे जिस अक्ष पर कण स्थित है। अगर x अक्ष पे है तो x अक्ष के लिए लेंगे, y अक्ष पे है तो y अक्ष के लिए लेंगे, और z अक्ष पे है तो फिर z अक्ष के लिए लेंगे। कोई से अक्ष के भी लेंगे तो समीकरण एक ही बनेगी। ये समीकरण हमने यहाँ ली। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इस समीकरण का अवकलन कर देंगे। तो समीकरण क्या बन के आ जाएगी हमारे पास में, और समीकरण का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। ठीक है, देखिए समीकरण का अवकलन करते हैं समीकरण 1 का x के सापेक्ष। तो ये साइन का क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा d साइन और dx इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो इसका अवकलन नहीं होगा, बाहर रख देंगे a, और साइन x का जो अवकलन होता है वो होता है कोस x। अब देखिए यहाँ कुछ x की गुना में है, तो हमने कुछ कभी इस टाइप से पढ़ा होगा 12th क्लास में। ये पढ़ा है हमने यहाँ साइन 2x किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 2 कोस 2x के बराबर। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो साइन x का करेंगे, तो साइन x का कितना आ जाएगा? कोस x। अब इसके साथ में 2 के में जो गुना में है उसे करेंगे तो 2x का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो ये फॉर्मूला हमारे पास में बन गया साइन 2x बराबर कितना आ जाएगा? 2 कोस 2x। अगर यहाँ किसी कारण से यहाँ 3 लिखा हुआ होता, ये लिखा हुआ होता है यहाँ साइन 3x, तो 3x का कितना आ जाता है? 3। तो शुरू में क्या लिखा जाता है यहाँ? 3। तो 3 कोस 3x, इस टाइप से हो जाता। अब यहाँ x की गुना में क्या है? 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा सामने आ जाएगा। ठीक है, एक बार सही से करके देख लीजिए। तो यहाँ इसके लिए ये बन के आ जाता हमारे पास में साइन 2 पाई
अपॉन लैम्बडा डॉट एक्स। मैं इसे समझा रहा हूँ आपको। तो देखिए ये हमारे पास में गुना में है तो ये शुरू में भी आ जाएगा, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ 2 पाई अपॉन लैम्बडा कोस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। ये समीकरण हमारे पास में बन के आ जाएगी। तो मैं ये वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ डॉट 2 पाई अपॉन लैम्बडा और कोस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। ये समीकरण हमारे पास में यहाँ बन के आ गई। अब हम इसका पुनः अवकलन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने अवकलन कर दिया था और अवकलन जो हम यहाँ कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के। ठीक है नी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये लाइन यहाँ आ जाएगी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब पुनः अवकलन कर देंगे। पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। जब पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो नई समीकरण बन जाएगी डी स्क्वायर साइन ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए 2 पाई अपॉन लैम्बडा। इन दोनों का अवकलन नहीं होगा क्योंकि इनमें कोई समय भी एक्स उपस्थित नहीं है। अवकलन किसका होगा, कोस का। अब कोस का क्या होता है, कोस का होता है माइनस साइन एक्स। अगर कोस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अब माइनस जो एक्स की गुना में है वो सामने आ जाता है, मैं अभी आपको यहाँ समझा भी चुका हूँ। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 पाई अपॉन लैम्बडा और यहाँ आ जाएगा हमारे पास में साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। ये निकल के आ जाएगा। अब मैं क्या काम करूँगा, इस 2 पाई अपॉन लैम्बडा को बाहर निकाल के रख दूंगा, इसके साथ गुना कर दूंगा और एक को अंदर ले लूँगा। तो गुना करने पे ये हो जाएगा, जब 2 पाई की 2 पाई में गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और लैम्बडा की लैम्बडा में गुना करेंगे तो हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर। इस माइनस के चिन्ह को भी बाहर रख लेते हैं, माइनस, और अंदर बचेगा ये क्या, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। ये बच जाएगा। देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हमने पढ़ा है साइन इक्वल टू होता है किसके, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा के। तो यहाँ ये वैल्यू रख देंगे, समीकरण 1 से रख देंगे। ठीक है नी, तो लिख देंगे समीकरण 1 से ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा की वैल्यू रखने पर। ठीक है नी, की वैल्यू रखने पर, वैल्यू रख देंगे हम यहाँ, इसकी मान रखने पर मान रख देंगे। जब हम इसका यहाँ मान रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, साइन। तो यहाँ हमारे पास में एक समीकरण बन जाएगी क्या, डी स्क्वायर साइन ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर डॉट साइन, क्योंकि सारा का सारा किसके इक्वल था, साइन के। अब ये जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ है ये बराबर किसके है, माइनस के। तो दूसरी साइड में ले जाएंगे तो इसे हम कुछ इस टाइप से भी लिख सकते थे, और डी स्क्वायर साइन ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर डॉट साइन इक्वल टू 0 के। ये हमने समीकरण 1 बना ली है। ये हमने एक समीकरण बनाई है एक्स अक्ष के लिए। ठीक है, इस वाले अक्ष के लिए, जैसे एक्स अक्ष के लिए समीकरण बनाई है, ठीक इसी प्रकार से किसके लिए बना लेंगे, वाई के लिए और जेड के लिए। ठीक है, अब अगर आपने ये नोट नहीं किया है तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम दूसरी समीकरण बनाना शुरू करते हैं। दूसरी समीकरण बनाते हैं वाई अक्ष के लिए। ठीक है, तो यहाँ जब हम वाई के लिए समीकरण बनाएंगे तो कण केवल एक्स अक्ष पर उपस्थित था, न कि वाई पे या जेड पे। अगर जेड पे होता है या वाई इस पे होता है वाई पे, तो फिर ये समीकरण वाई और जेड के लिए बनती। मगर एक्स अक्ष पे उपस्थित हमने मान रखा है तो समीकरण केवल किसके लिए बनेगी, ये एक्स के लिए बनेगी। वाई और जेड के लिए समीकरण का जो मान आ जाएगा वो शून्य आ जाएगा, क्योंकि कण उन वाले अक्ष पर उपस्थित है ही नहीं। एक कण एक साथ में केवल एक अक्ष पर ही उपस्थित हो सकता है। तो यहाँ हमारे पास में एक समीकरण बना लेंगे हम यहाँ दूसरी, तो वो हम बना लेंगे वाई एक्स के लिए। जब हम वाई एक्स के लिए बनाएंगे तो पुनः अवकलन वाले बना लेंगे, तो समीकरण बन जाएगी डी स्क्वायर साइन ओवर डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, समीकरण 2, और
डी स्क्वायर साइन डी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ देते हैं। ठीक है, या उसे समीकरण जो हमें लास्ट वाली बनी थी उसे, ठीक है, समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 हमारी कौन सी थी? अभी पीछे हमने समीकरण बनाई थी, समीकरण 1 वो हमारी समीकरण थी डी स्क्वायर साइन ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर डॉट साइन इक्वल टू 0। ये समीकरण हमने अभी बनाई थी पीछे, जिसे हम कह रहे थे समीकरण 1। इन तीनों समीकरण को जोड़ देते हैं तो हमारे यहाँ पास में एक नई समीकरण प्राप्त हो जाएगी। हमें यहाँ डी स्क्वायर साइन ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन ओवर डी जेड स्क्वायर और प्लस में 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर डॉट साइन इक्वल टू 0। ये समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगी। यह है हमारी समीकरण 4। अब हम यहाँ समीकरण 4 में लैम्डा का मान रख देंगे प्लांक के नियम से। तो हमने प्लांक के नियम में पढ़ा था प्लांक का नहीं, सॉरी, डी ब्रोगली समीकरण से। डी ब्रोगली समीकरण में हमने पढ़ रखा है, डी ब्रोगली समीकरण से ही मान रखेंगे हम यहाँ। ठीक है, तो डी ब्रोगली समीकरण का यूज़ करेंगे। तो डी ब्रोगली समीकरण में हमने पढ़ा था जो लैम्डा होता है, लैम्डा किसके बराबर होता है? लैम्डा बराबर होता है एच अपॉन एम वी के। तो हम यहाँ मान रख देंगे एच अपॉन एम वी। ठीक है, तो यहाँ लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? एच अपॉन एम वी के, एम वी के। ध्यान से देखिए यहाँ क्या है, लैम्डा का स्क्वायर है। तो जब मैं यहाँ लैम्डा का स्क्वायर करूँगा तो सारे का स्क्वायर हो जाएगा, एच का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, वी का स्क्वायर। ये वैल्यू हम क्या काम करेंगे? समीकरण 4 में रख देंगे। तो यहाँ हमारे पास में एक नई समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगी। वो हमारी नई समीकरण होगी डी स्क्वायर साइन ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन डी जेड स्क्वायर और प्लस 4 पाई स्क्वायर। ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर डॉट साइन इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास में। अब हमें एक मान यहाँ से और निकालना है। अभी हमारी समीकरण रुकी नहीं है, यहाँ भी हम इसमें मान निकाल लेंगे। किसका? यहाँ मान निकाल लेंगे v का। ठीक है, तो कुल ऊर्जा किसके बराबर होती है? इस समीकरण को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ एक बार और अगले पेज पर चलता हूँ, वहाँ से मैं आपको इसे समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ मैं v की वैल्यू निकाल दूंगा, फिर वो वैल्यू मैं यहाँ उठा के रख दूंगा इस समीकरण में ही। तो ये हमारे पास में जो है समीकरण हमें प्राप्त हुई है, इसे मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ये हमें समीकरण यहाँ प्राप्त हुई थी डी स्क्वायर साइन ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन डी जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर डॉट साइन इक्वल टू 0। ये समीकरण हमें प्राप्त हुई थी। इसमें से हम v का स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे वही अब हम यहाँ निकालते हैं। हमें पता है कुल ऊर्जा, जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है? E। किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के। गतिज ऊर्जा हमारी जो होती है वो हमारी गतिज ऊर्जा होती है कैपिटल V। ठीक है, दिखा देंगे हम इसमें गतिज ऊर्जा कैपिटल V प्लस स्थितिज ऊर्जा के। सॉरी, यहाँ गतिज ऊर्जा के स्थान पर क्या रखिए? काइनेटिक एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा के स्थान पर V रखिए। ठीक है, ये काम करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ गतिज ऊर्जा के स्थान पर हम यहाँ क्या रख देंगे? K रख देंगे, और स्थितिज ऊर्जा के स्थान पर हम यहाँ रख देंगे कैपिटल V। तो यहाँ जो E है वो किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ E बराबर हो जाएगा गतिज ऊर्जा का हमें पता है वैल्यू होती है 1/2 mv स्क्वायर प्लस स्थितिज ऊर्जा का मान अभी हमने यहाँ लिख रखा है कितना है? V। V को इधर लेके जाएंगे तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा E - V बराबर 1/2 mv स्क्वायर।
तो 1/2 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इधर जाने के बाद में m चला जाएगा भाग में और 2 चला जाएगा गुना में, तो ये समीकरण बन जाएगी 2e - v अपॉन m इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, वी स्क्वायर की वैल्यू इस समीकरण में हम रख देंगे। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे वी स्क्वायर का मान समीकरण में रखने पर, वी स्क्वायर का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर, तो समीकरण में रख देंगे तो हमें एक नई समीकरण प्राप्त हो जाएगी यहाँ रखने पर। तो ये जो नई समीकरण होगी वो ये होगी। देखिए मैं आपको समझाने के तौर पे थोड़ा सा बता दूंगा, याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो शुरू की 3 वैल्यू है ये पूरे समीकरण में चेंज नहीं हो रही है, केवल लास्ट की जो वैल्यू है वही बार बार चेंज हो रही है, उसका ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शुरू की 3 वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना का, जो लास्ट की वैल्यू है इसमें ये 4π² वाली यही बार बार चेंज हो रही है, इसका ही आपको शुरू से बाद तक डेरिवेशन में ध्यान रखना है। तो यहाँ जो हमें समीकरण बनेगी वो ये हो जाएगी हमारी d² sin ओवर d x² प्लस d² sin d y² प्लस d² sin d z², और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में प्लस 4π² m² इंटू 2e - v अपॉन m। ठीक है, और इसके सारे के बटे में आ रहा है अपॉन h² डॉट साइन इक्वल टू 0। देखें यहाँ m से m की एक पावर कैंसिल हो जाएगी और 2 की हो जाएगी 4 में गुना, तो नई समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगी d² साइन ओवर d x² प्लस d² साइन ओवर d y² प्लस d² साइन ओवर d z² प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ 8π² m, और यहाँ आ जाएगा ये e - v अपॉन नीचे आ जाएगा यहाँ h² डॉट साइन इक्वल टू 0। ये समीकरण हमें यहाँ बन के आ जाएगी, जो समीकरण अब आपको ये दिखाई यहाँ दे रही है। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो यहाँ इसमें से v की वैल्यू रख सकते हो, थोड़ी सी समीकरण और आगे चल जाएगी। v की वैल्यू होती है यहाँ जो v होगा, ये v किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए बराबर होता है किसके, -e² अपॉन r के। अगर ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा क्या e² अपॉन r। थोड़ी बहुत और समीकरण चल जाएगी, वैसे आपको यहाँ से आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये जो हमें समीकरण यहाँ प्राप्त हुई है लास्ट में, जो सबसे लास्ट की ये समीकरण हमें प्राप्त हुई है, यही क्या है हमारी श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। ठीक है, ये समीकरण जो लास्ट वाली है ये लास्ट की समीकरण ही क्या है हमारी श्रोडिंगर की तरंग समीकरण है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ही कीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो हमारे साथ साथ आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक नया चैनल का लिंक और दिखाई देगा। अगर आप BSc मैथ पढ़ना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल के लिंक से ही या चैनल से ही आपको लगातार मैथ की वीडियो वहाँ से प्रोवाइड होती रहेंगी। काफ़ी अच्छा मैथ वे पढ़ाते भी हैं और पिछले कई साल के एक्सपीरियंशियल टीचर भी हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।